प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट बता दिए थे। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी जिसमें हमको बताना था आपका सोशलिस्टिक, और पहले पार्टीशन कर देते हैं, आराम से समझ में आएगा बच्चों को। तो इसको पतला कर देते हैं और हेडिंग डालते हैं। समाजवादी लाइव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? सब लोग को गुड मॉर्निंग, प्रणाम सब लोग को। सब लोग अच्छे से रहिए भाई। देखिए कल का क्लास नहीं हो पाया था, मौसम बहुत भयानक चल रहा है। आप लोग के यहाँ भी बारिश, बाढ़ वगैरह सब आ रहे होंगे, रास्ते वगैरह सब टूट रहे हैं सब। इस वजह से जो वाईफाई की केबल बिछाई गई रहती है गवर्नमेंट की ओर से, वो टूट गया था कल, डिस्टर्ब हो गया था लाइन। कल क्लास नहीं हो पाया था आप लोग को। चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट। आपको पढ़ा दिए थे। प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट में हम आपको कई चीज़ें बता दिए थे। खत्म हो गया था 36 से 51 के बीच में चीज़ें। और थोड़ा सा नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा तो आप लोग देखिए क्वालिटी थोड़ा सा कंट्रोल किए हैं। कई लोगों को जो क्वालिटी का प्रॉब्लम था, अब कल रिक्वेस्ट भेजे थे गूगल की ओर से आ गया है। प्ले स्टोर से, गूगल से हम लोग के ऐप को हटा दिया गया है। गलती यही थी कि 2 लाख जो लड़कों का एडमिशन था, हमने इंक्रीज कर दिया था उसको 2,72,000 पे। लेकिन गूगल को इन्फॉर्मेशन हम एक दिन बाद दिए थे, लेकिन गूगल का जो फीस होता है उसका सर्वर कॉस्ट वो दे दिए थे। अब उस पर गूगल को इतना गुस्सा लगा कि हमको बिना बताए क्या किया। तो भैया जब हम आपको फीस दिए तो आप नहीं पूछना चाहिए कि आपने ये फीस एक्स्ट्रा क्यों दिया। अब गूगल ने मेरा प्ले स्टोर से हटा दिया है, मेरा वही क्या नाम है एप्लीकेशन। तो नए लड़के जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज का जो बैच है, आज तो खैर जो लोग जुड़ गए हैं इसमें मानचित्र में उनका तो चलेगा। अब जरा आप लोग पहले बताइए शुरुआत से। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 लोक कल्याण। 39 महिला पुरुष को समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं, विकलांग, विधवा इत्यादि में सरकारी सहायता प्राप्त करने की अनुमति। 42 मनोचित तथा न्यायसंगत काम देना है, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। 43 में क्या करना है? निर्वाह योग मजदूरी है। 43 के ए में कामगारों की भागीदारी। 43 बी जिसमें उद्योग प्रबंधन में भागीदारी है भैया, कामगार सहकारिता है। 44 समान सिविल संहिता। 45 बोलिए, फटाफट बोलते जाएंगे। 45 SC ST। 46 बोलेंगे 45 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 46 SC ST। 47 पोषाहार। देखिए नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है बाबू, थोड़ा सा रुक जाएगा तो आप टेंशन नहीं लेंगे। फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा नेट पे फ्लक्चुएशन है। देखिए समाजवादी किसे कहा जाता है? वैसी चीज़ें जो समाज के लिए बनाई गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। तो इस 36 से 51 के बीच में वो सारी चीज़ें ढूंढिए जो समाज के लिए थी। तो समाज की भलाई के लिए 38 बोला था कि नहीं? 38 लोक कल्याण की बात कर रहा था, तो समाज की भलाई के लिए बनाया गया था 38। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? समाजवादी के अंतर्गत आ जाएगा। 39 में भी समाज में महिला रहती है, समाज में पुरुष रहता है। तो 39 में महिला पुरुष को समान वेतन और समाज के लोगों को कानूनी सहायता देना है। 39 का क ये भी किसके लिए? समाज के लिए। तो 38 39 का क ये मुख्य रूप से किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि नहीं? यहाँ पर आप खुद से समझिए। यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, समाज में लोगों को कुछ बूढ़े लोग होंगे, कुछ विधवा लोग होंगी, कुछ महिलाएं होंगी, तो उनको कुछ दशाओं में क्या करना है? सामाजिक सहायता के लिए देना है। तो कुछ दशाओं की चर्चा वाला भी किस में आ जाएगा? सोशलिस्टिक चीज़ों में आ जाएगा, समाज के लिए। इसके बाद और भी बताइए और क्या हो सकता है? जो 42 है, महिलाओं को मनोचित दशा उपलब्ध कराना है। कोई बीमार पड़ गया है तो उसे मेहनत वाला काम नहीं कराना है, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। तो 42 वाला भी किस में आ जाएगा? समाजवादी के अंतर्गत आ जाता है।
43 जो होता है 43, अब आप बताइए 43 में क्या बोला है कि निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, इतनी मजदूरी देना है कि वो समाज में जिंदा रह सके। इतना कम मत दे दीजिएगा कि बेचारा जीवन यापन ही नहीं कर सके, तो उसके लिए भी आपका ये किस में चला जाएगा भैया, ये 43 वाला जो होता है आपका निर्वाह योग्य मजदूरी, ये सब भी किस में चले जाएंगे, सब आपका इसमें समाजवादी में। 43 के ए में क्या कर रहा है भाई, 43 ए वाला भी क्या है, वो क्या कहता है कि आप मतलब ये कह रहे हैं मतलब उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। तो ये जितनी चीजें हैं समाज के लिए। एक बात बताइए, अगर समाज में कोई शराब पी के उलट गया है, गरिया रहा है, शराबदार देसी पी लिया है और उसका पूरा अपनी भी बच्चों को मार रहा है, तो क्या वो समाज के लिए अच्छा है? नहीं है। तो जो 47 है वो भी क्या है भाई, समाजवादी ही है, वो भी क्या चीज़ है आपका, समाजवादी। अब बताइए समाजवादी 36 से 51 के बीच में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समाज के लिए है, तो आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, जो समाज पे इंपैक्ट डालते हैं समाजवादी। लोक कल्याण, लोक मतलब जनता, पब्लिक, तो पब्लिक से ही तो बनता है समाज, ये भी है। स्त्री पुरुष को समान वेतन, निःशुल्क विधि सहायता, कुछ दशाओं में छूट, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, तो ये आपका कितने हो जाता है आपका समाजवादी। लाइन से याद रखिएगा ना समाजवादी में। देखिए 36 में तो कानूनी बात बोला है, परिभाषा है राज्य की, 37 में तो मना किया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो ये तो आपका एक तरह का आपको इंडिकेशन है। 38, 39, 40 तो गए ग्राम पंचायत, तो गांधी जी की उस फेवर में थे। 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43। और शराब पी के उल्टे रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी शराब पर प्रतिबंध है, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध है, ये सब किसको ध्यान में रख के, समाज को ध्यान में रख कर किया गया। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा गांधीवादी। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गांधी जी उसके बड़ी ज्यादा समर्थक में थे, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गांधीवादी कहा जाता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला चीज तो गांधीवादी थे 40 ग्राम पंचायत में, महात्मा गांधी ग्राम पंचायत, ये तो सबसे ज्यादा इनके ही समर्थक थे ग्राम पंचायत को लेके। तो गांधीवादी में तो सबसे पहला आपका आ जाएगा आपका क्या चीज, ग्राम पंचायत। उसके बाद महात्मा गांधी को देखेंगे तो जो 43 ए दिया है ना, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ऐसा महात्मा गांधी भी चाहते थे। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि कम से कम किसी को निर्वाह योग्य मजदूरी मिल जाए 43, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन को निर्वाह यानी चलाने के लिए चरखा चलाने की बात कही थी ना, कि कम से कम चरखा चलाओ और उसी से अपनी जीवन यापन कर लो। तो जो मुख्य बातें हैं, जो निर्वाह योग्य मजदूरी, वो गांधी जी ने चरखा के सिद्धांत से लाया था। और उद्योग प्रबंधन में कामगारों की जो भागीदारी है, ये 43 को आप दोनों में ले जाके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा, बहुत सी चीजें हैं जो गांधी जी भी चाहते थे और समाज भी चाहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों नहीं चाहते थे। क्या महात्मा गांधी कहते थे कि सब लोग के सब लोग खुलेआम शराब पियो? कभी बोला है महात्मा गांधी ने? नहीं बोला था उन्होंने। तो शराब पीने वाला भी चीज तो इसमें आ जाएगा। अब एक और चीज देखिए, महात्मा गांधी एक और चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एक वो निर्वाह योग्य मजदूरी में तो भाग लेते ही थे, उसके बाद वो लोग एक और चीज कहते थे, सहकारी समिति। वो लोग गांव के लोगों से मिलकर एक कमेटी बनाना चाहते हैं महात्मा गांधी। तो वही कमेटी तो ठीक है पंचायत की तरह, पंचायत थोड़ा बड़ा हो जाता है, सहकारी थोड़ा छोटा हो जाता है, तो बतिया तो सेम है। तो सहकारी समिति किस में थी, 43 के बी में सहकारी समिति थी कि नहीं थी? तो ये भी किस में आ जाता है भाई, गांधी जी वाले में आ जाएगा। और बताइए कुछ गांधी जी, क्या गांधी जी दलितों के साथ थे? अगर दलितों के साथ थे तो दलितों की चर्चा किस में है, 46 में, उसको उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। और अगर दलितों के साथ नहीं थे तो नहीं डाला जाएगा। अब आप बताइए, क्या महात्मा गांधी दलितों के साथ थे? फटाफट बताएंगे लोग। अरे भैया, दलित का नाम हरिजन किसने रखा था? दलित का नाम हरिजन किसने रखा? फटाफट, महात्मा गांधी ने रखा जी। तो बताइए, हरिजन दलितों की SC ST की चर्चा किसमें है? 46 SC ST की महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी तो शराब के एकदम सख्त खिलाफ थे, तो 47 भी किसमें आ जाएगा, शराब पर प्रतिबंध जो है आपका, जो वाइन होती है शराब पर प्रतिबंध, ये भी तो किसमें आएंगे, महात्मा गांधी वाले में आ जाएंगे। और कुछ बताइए सोच से, क्या महात्मा गांधी खेती के पक्षधर थे? मतलब वो क्या चाहते थे, खेती किया जाए? जरा सोच के बताइए। जो इंसान पंचायत के फेवर में रह सकता है, जो इंसान गांव के लोगों के लिए सहकारी कोऑपरेटिव बना सकता है, क्या वह इंसान खेती के खिलाफ होगा? नहीं, महात्मा गांधी खेती के समर्थक में थे। वो इतने समर्थक में थे कि उन्होंने कहा था कि भारत गांवों का देश है और गांव के लोग खेती करते हैं। क्या महात्मा गांधी पशु हत्या के फेवर में थे? भाई वो तो नरम दल वाला आदमी, वो कहां से फेवर में रहेंगे? तो जो 48 है, कृषि और पशुपालन, याद है कि नहीं जी?
अब यादें नहीं रहेगा पिछला वाला तो कि कहाँ से कर पाएंगे लोग। तो कृषि और पशुपालन वाली जो चर्चा है, वो कृषि और पशुपालन वाला बात वो भी किस में है, गांधी जी वाले में। तो गांधी जी बेसिकली किस में ध्यान से देखेंगे, पंचायत, पंचायत से रिलेटेड आपकी सहकारी समिति और निर्वाह मजदूरी चलाने के लिए वो क्या करते थे, चरखा चलाते थे। तो 40 43 43 बी। दलितों का नाम उन्होंने हरिजन रखा था, तो ये 46 वाला भी महात्मा गांधी से ही प्रेरित है। शराब के वो सख्त खिलाफ थे, तो 47 थे वो। समझ में आ गया कि नहीं। 48 कृषि और पशुपालन में वो बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। कृषि पशुपालन हो गया, आगे बढ़ जाए, फटाफट बताएंगे। ये यूपी जो जितने लड़के लोग कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं, पीसीएस और आईएएस लेवल की, उनके लिए ये ज़रूरी है। और आप इसे कभी याद नहीं रख सकते हैं, इस बात की गारंटी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को दिमाग में याद रहे, लेकिन 1 महीने बाद आप इसे भूल जाएंगे अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे। समाज के लिए देखिए 36 और 37 ये किसी काम का नहीं, ये तो आपको समझाया है, कुछ दिया थोड़ी है। अब आप याद कैसे रखेंगे। हाँ चलिए, 38 सब लोक कल्याण, लोक मतलब लोग, लोगों से मिलकर बनाया समाज। अच्छा चलो भैया, 38 समाजवादी, 39 महिला पुरुष को समान वेतन, 39 का निःशुल्क विधि सहायता, 40 ग्राम पंचायत, ना नहीं तो गांधी जी थे। 41 में क्या था भाई, कुछ दशाओं में लोगों को मतलब समाज को हो गया। 42 महिलाओं को, महिला भी तो समाज का हिस्सा है, चलो ये भी ठीक है। ये उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी लोगों की भागीदारी समाज के लिए। अब गांधी जी वाले में देखिए, समाज में शराब पीना भी गलत है, समाजवादी। अब आप जरा देखिए तो ये दो चीज एक जगह हो गया कि नहीं होगा। तो भाई महात्मा गांधी भी थे, समाजवादी भी थे, ऐसा थोड़ी है कि एक चीज नहीं हो सकता। जैसे हम आपसे कहते हैं आप क्या हैं, तो आप पुरुष भी हैं, पुरुष के साथ साथ इंडियन भी हैं, इंडियन के साथ साथ मानव भी हैं। तो एक ही चीज का कई जगह नहीं हो सकता। वो एक्सपेक्ट होते हैं किस ढंग से आप सोचते हैं। इसके अलावा कुछ लिबरल होता है। लिबरल मतलब क्या होता है, उदारवादी। लिबरल मतलब उदारवादी। उदारवादी का सेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आप कट्टर नहीं होते हैं। समझ में आ गया नहीं। मिजाज में कुछ सख्ती होना ठीक है, लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। होता है ना कट्टर, ना हम अपना मानेंगे, मस्जिद आया तो सलाम करिएगा, मंदिर आया तो हूँ। अरे भैया आप अगर कुछ नहीं करना है तो कम से कम रेस्पेक्ट से निकल जाइए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के हैं तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, या मस्जिद में मुस्लिम धर्म के हैं तो जाके मंदिर में प्रणाम कीजिए। अरे आपको लिबरल का मतलब क्या होता है, आप अपना मानिए लेकिन इज्जत सबकी करिए, यही होना भी चाहिए। और देखिए ये होते हैं निष्पक्ष लोग, जिन्हें लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। लिबरल क्या होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, हमको कोई टीका लगा के चल जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना बड़का टीका लगा दे, ऐसे लगा, कोई दिक्कत नहीं। हमरा जनेऊ पहना दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टोपी पहना दो कोई दिक्कत नहीं। हम राजस्थान के अजमेर से गए थे। राजस्थान वाले लोग, आप लोग को पता होगा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो वहाँ गए थे। और वहाँ से बस 30-40 किलोमीटर दूर पुष्कर, बहुत विशाल ब्रह्मा जी की मंदिर है वहाँ पे। पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी की मंदिर कहीं नहीं मिलती है, पुष्कर में मिलेगी ब्रह्मा जी की मंदिर। तो हम कहें कि चलो पुष्कर भी देख लेते हैं। तो अजमेर से हम चले गए। रास्ते में पहले अजमेर पड़ा था, अजमेर घूम लिया, उसके बाद दरगाह के बाद अब पुष्कर चले गए। पुष्कर जब मंदिर में गए ना, तो सब लोग हम ही को देख रहे थे, लोग एकदम ध्यान से देख रहा था। हमको लगे भाई साहब हमको क्या देख रहा है, हम मंदिर का घंटी बजा रहे हैं तो सब लोग साइड हो गए। लोग अरे भाई ये कौन आया है। हम प्रसाद लेके अंदर घुसे तो सब हाँ बैठ गया, सब हमसे डर गया था सब। हम कहें कि भाई हमसे क्यों डर रहा है। तो मंदिर में जब आगे गए ना, थोड़ा सा एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का था, वहाँ पे शीशा वगैरह लगा हुआ है। वहाँ देखे ना तो हम, मेरे दिमाग से उतर गया था। हम जब दरगाह पे गए थे तो वो नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाए थे, और वो उतारना भूल गए थे, वही टोपी पहन के मंदिर में घुस गए थे। सब डर गया, सब ऐसा नहीं हो कि इसको उड़ा देगा यहाँ ले आकर। हम कह देखो भाई साहब सारा खेल ये फैशन का है, टोपी हटा दो, किसी को कोई टेंशन नहीं। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग क्या होते हैं, लिबरल कहलाते हैं। अब हम पटना में थे तो गुरुद्वारा भी चले जाते थे। अब वो लोग क्या कहते हैं, भाई पगड़ी बांधने के लिए तो पगड़ी बांध लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं, लिबरल। तो सब लोग लिबरल नहीं होते हैं, कुछ लिबरल होते हैं जिन्हें आप हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा बहस नहीं होता है। अब कुछ कट्टर होते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, समझ में आएगी नहीं आ गया। लिबरल जो होते हैं लोग नॉर्मल होते हैं। तो कुछ हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कैसी हैं, लिबरल विचारधारा की हैं। लिबरल मतलब समझ में आ रहा है ना, हिंदू मुस्लिम के लिए कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ये हिंदू मुस्लिम के लिए एक समान कानून की बात कहाँ किया गया है, 44 में बोला गया है समान सिविल संहिता। याद कीजिए, हिंदू मुस्लिम का सबका कानून। क्या कट्टर आदमी कहेगा कि हमारे हिसाब से कानून न रहे।
सब चाहेंगे। ये विचारधारा किसकी आ सकती है? केवल जो लिबरल, जो उदारवादी है, हमें कोई मतलब नहीं रहता हो, उदारवादी विचारधारा के लोग ही ऐसे कह सकते हैं। अब जो कट्टर हैं वो इसके खिलाफ हो जाएंगे। 45 में क्या बोला है? जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको आपको क्या देना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी है, उससे कम वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ये लिबरल व्यक्ति ही सोचेगा। कैसे? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सब आएंगे, सब लिबरल व्यक्ति सबके बारे में सोचता है। अब ये अगर आप यूपीएससी में जाएंगे तो इसको आप समाजवादी में भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? छोटे बच्चों का ख्याल रखना, कोई जरूरी नहीं कि केवल लिबरल विचारधारा के लोग रखेंगे, वो समाजवादी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लिबरल वगैरह में समाजवादी में भी जाएगा। आपको पता है ना कि ये देखिए, ये दोनों में चला गया यहाँ पर, तो समाजवादी में भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एग्जाम केवल और केवल एसएससी में तो कभी ये देगा ही नहीं, ये केवल यूपीएस, पीसीएस और आईएएस लेवल में देगा। वो आपकी थिंकिंग देखना चाहते हैं कि कितना थिंकिंग डेवलप है। अब जो बताइए, जो व्यक्ति लिबरल विचारधारा का होगा वो कृषि को और पशुपालन को बढ़ावा देगा। कृषि और पशुपालन की चर्चा किस में है? 48 में है। लिबरल व्यक्ति थोड़े कहेगा कि आप मतलब कुछ खा जाइए, हाथी घोड़ा भैंसा गाय सब कुछ नहीं ना खा लीजिए। नॉर्मल होना चाहिए। अब सबकी अलग अलग विचारधारा है भाई। हम तो भाई चिकन खाते हैं, हमको मटन अच्छा नहीं लगता है, मटन ससुरा अजीब टाइप का लगता है, नहीं गलता है, अपनी अपनी विचारधारा है। हमको चिकन अच्छा लगता है, जबकि ज़्यादातर लोगों को मटन अच्छा लगता है। उन्हें दे दीजिएगा कि मुर्गा और खस्सी में कौन ज़्यादा है, तो 90% जो देखिए जो शाकाहारी है तो किधर भी नहीं जाएंगे, तो मांसाहारी लोग चिकन छोड़ के मटन चल जाएंगे। हमको मटन नहीं अच्छा लगता, चिकन ही लगता है। ससुरा मटन में मेहनत लगता है खाने में, चिकन में कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी किस में चली जाएगी भाई? आपकी लिबरल विचारधारा में चली जाएगी। कौन सा? 48 का ए, कृषि। इसमें तो कृषि था और पशुपालन था, इसमें वन्य तथा वन्य जीवों की चर्चा थी। यह भी किस में जाएगा? लिबरल विचारधारा में जा सकता है। यहाँ पर 49, 50, 51 ये सब लिबरल में जाएंगे सर। 49 आप बताइए, राष्ट्रीय महत्व की रक्षा देना है। भाई राजपूतों के किला का भी रक्षा दीजिए, तो दक्षिण के मंदिरों की भी रक्षा दीजिए, तो फिर जमा मस्जिद की भी रक्षा कीजिए। ताजमहल मुमताज का मकबरा है, वो कोई मोनूमेंट थोड़ी होता, कब्र है, मकबरा है, उसकी भी रक्षा कीजिए। हुमायूं के मकबरा की रक्षा कीजिए। क्या हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चलता है? मुगलों ने तो बहुत सी, उत्तर भारत में तो मुगलों ने किया, दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर है सब। राजस्थान में अगर आप जाके देखेंगे, राजपूतों की किलाओं को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, बनाया कैसे इतना भयानक भयानक किला है कि नहीं? तो क्या हम लोगों ने कोई जाति धर्म देखा? विक्टोरिया महल आज भी सुरक्षित है, संसद भवन अब ना नया बनने जा रहा है, पहले भी आज भी अंग्रेजों की तरह वो आपकी रायसीना की पहाड़ी। तो हम लोगों ने कभी जाति धर्म के हिसाब से नहीं देखा। क्या आपको जमा मस्जिद में रोक है कि आप हिंदू हैं नहीं घुस सकते हैं? बहुत से लोग जाते हैं उसमें, हाँ, लेकिन आपको परंपरा का पालन करना है वहां पे जाके। अब मान लीजिए हम ही जाते हैं सिख धर्म के गुरुद्वारा में, कहेंगे नहीं हम जूता पहन के जाएंगे, भगा देगा आपको वहां पे। आप उसके धर्म की अवहेलना नहीं ना कर सकते, लाइए। हाँ, अगर वही चर्च में जाइएगा तो चर्च में जूता पहन के जा सकते हैं, वो लोग जूता नहीं खोलते, वहां कुर्सी लगा के बैठना होता है। लेकिन आप मस्जिद में जाइए, मस्जिद के नियम कानून को पालन कीजिए। मंदिर में जाइए, वहां पालन कीजिए, है कि नहीं? आप बताइए, अगर हमें किसी दुर्गा पूजा में मंदिर में जाना है, पंडाल में जाना है, तो हमसे जूता उतरवा लिया जाता है, हमें कोई नहीं रोकेगा और आपको भी कोई नहीं रोक सकता। आप भी मस्जिद में जा सकते हैं, आप नहीं गए ये अलग बात है, आप जा सकते हैं, बशर्ते मस्जिद का जो रूल है आप बिना नहाए नहीं आ सकते और चप्पल जूता पहन के नहीं आ सकते। तो मंदिर में भी तो यही रूल है भाई, आपका ऐसे ही चल जाइएगा, आप भी नहा धोआ के जाइए। तो ये लिबरल सोच वाले ही कहेंगे कि नहीं, मंदिर मस्जिद अंग्रेज मुगल राजपूत दक्षिण भारत के राजा सबका संरक्षण कीजिए, है कि नहीं? 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना, 50-50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई एक आदमी कमेंट कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, भोला शाह जी। सर 21 क में भी तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। भोला शाह जी एक कमेंट को आपने 40 बार किया। देखिए यार, कौन शाह जी? देखिए इधर देखिए, भोला शाह जी। भैया हम आप ध्यान से ना पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से, गड़बड़ा जाएंगे। 36 से 51 के बीच की चीजें हैं, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप उसे कंपलसरी करिएगा ना तो संशोधन करके उसे 36 से 51 के बाहर ले जाना पड़ेगा। तो 46 में जो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो ये 45 वाली चीजें कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसे कंपलसरी बनाएंगे तब ना इसके लिए 86वां संशोधन करके 21 क में ले गए हैं। तो 21 क में भी वही बात है जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कंपलसरी नहीं है, वहाँ कंपलसरी बना दिया गया। अब हम इसको कितनी बार बताएंगे? चलिए आप, अच्छा है आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। समझ में आ गया?
आगे देखते हैं। 23 सितंबर वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं बाबू, हम आज डाल देंगे उसको। 23 सितंबर वाला वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो हम आज डाल देंगे। हो सकता 23 सितंबर को क्लास चला होगा, डाल देंगे। बस बस बाबू, एक ही कमेंट को बार बार नहीं, 23 सितंबर सबका डाल देंगे। आगे देखा जाए, देखिए ध्यान से। हम 50 में भी न्यायपालिका, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है। तो झगड़ा आदमी शांति रखेगा नहीं, जो लिबरल है वही शांति रखेगा। तो इस तरह का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको अपने से ध्यान से रखना है। अब आप लोग एक रफ कॉपी निकालेंगे, आपके कॉपी में ये नहीं लिखा हुआ है, फटाफट एक रफ कॉपी निकालिए और 3 कॉलम बनाइए और केवल अनुच्छेद लिखिए, ये सब नहीं, केवल अनुच्छेद फटाफट। इसके लिए आपको सेकेंडों टाइम नहीं लगना चाहिए, खटाखट निकालिए, कॉपी उपी निकालिए, फटफट निकालेंगे, कॉपी निकालिए फटाफट। 3 बनाइए, सोशलिस्ट समाजवादी, कोशिश करिएगा बिना देखे लिखने के लिए। पचास समाजवादी भी हो सकता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेंगे तो इसको समाजवादी में नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे समाज को कोई खास फायदा नहीं है, ये विचारधारा की बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप समाजवादी मार सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से सोच रहे हैं, समझ आ गया कि नहीं? जैसे हम ही हैं एक आदमी, जैसे आप यहाँ देखिए ना, अनुच्छेद तो वही है 47, एक बार यहाँ भी आ गया गांधी जी में, एक बार यहाँ भी आ गया। आप हम ही को देखिए, हम खान सर, अगर आप हमें टीचर के हिसाब से देखेंगे तो हम जीएस के टीचर हैं, लेकिन अगर आप हमें सिटीजन के हिसाब से देखेंगे तो हम भारतीय हैं, और अगर हमें निवास स्थान पे देखेंगे तो बिहारी हो जाएंगे, अगर हमें जेंडर के हिसाब से देखेंगे तो पुरुष हो जाएंगे, है कि नहीं? एज के हिसाब से देखेंगे तो यंग आ जाएंगे, अभी बूढ़ा थोड़े हुए हैं, बुढ़ा गए हैं, लगभग बुढ़ा गया आदमी, लगभग में आधा बूढ़ा आप कह सकते हैं। तो हमको किस हिसाब से आप देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप जाति के हिसाब से देखेंगे तो हम जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, पठान जो होते हैं जनरल में आ जाते हैं वहाँ पे। धर्म के हिसाब से देखेंगे तो अब किसी और में भेज देंगे आप हमको, नेशनलिटी के हिसाब से, ना। तो आप किसी चीज़ को किस एंगल से देखते हैं? कलर के हिसाब से देखेंगे तो करिया में चल जाएंगे, हाइट के हिसाब से मीडियम में। तो एक ही आदमी है, आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई महिला किसी की बहन होती है, वही महिला किसी की बेटी होती है, वही महिला किसी की माँ हो जाती है, किसी की पत्नी हो जाती है। तो एंगल डिपेंड करता है किस एंगल से आप देख रहे हैं। समझ में आएगी? हम तो यही चाहते हैं ना, आपके अंदर विचारधारा उत्पन्न करना, ताकि आप जाके कम से यूपीएससी पीसीएस आईएएस निकालिए। आप लोग बैठ के रेलवे का नौकरी लेगा, झंडा दिखाएगा हरा लाल, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब उतने फीसों में आपको लेवल का पढ़ाई मिल रहा है तो जल्दी लिखिए आप लोग ये सब अपने से। बबुआ, मैप का क्लास आज से शुरू होगा तो चलेगा कैसे रे तुम्हारा? (43) लिबरल, 43 लिबरल, देखिए देखिए फटाफट 43, गुड गुड गुड। किसने बोला 43 लिबरल? वेरी गुड। निर्वाह योग मजदूरी, तो 43 लिबरल भी हो सकता है, क्योंकि एक समाज से सोचने वाला आदमी ही इसको सोचेगा कि लिबरल है। वेरी गुड। कोई देखिए बाबू, हम आपको ना बता रहे हैं ना, आपकी बात सही हो सकती है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू स्क्रीनशॉट हम अलाउ नहीं कर सकते। हमने टेक्निकल टीम से बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर हम स्क्रीनशॉट अलाउ करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, और फिर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वो वीडियोस बाहर जाने लगेंगी, और वो वीडियोस बाहर जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा, फिर आप लोग फीस देके पड़ेंगे, और वो लोग ऐसे बाहर जाके वो मतलब क्या कर देंगे, वायरल कर देंगे। अब वायरल बाहर होने का मतलब समझते हैं ना कि पॉलिटी में हर तरह की। अभी हमने क्या कहा कि हम पुष्कर मंदिर में गए थे, अभी कोनो यूट्यूब पे डाल देंगे तो नीचे से 4 गो हमरा गरिया देगा, सर तुम मुसलमान के नाम पे कलंक है, आई है। हम यहाँ हम आराम से बोल सकते हैं हम टीका लगाए, यूट्यूब में बोलेंगे तो हम हर तरह के लोग न रहते हैं। हमारी जिंदगी यार, हम लुंगी पहने चाहे धोती, तुम कौन होता है बोलने वाला? लेकिन यूट्यूब पे बोलेंगे तो लुंगी वाला एक और, धोती वाला एक और। समझ आएगी कि नहीं? इसलिए इसमें स्क्रीनशॉट का रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तू कोढ़िया रे, लिखता का नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ पे, उसके बाद फिर खोजेगा 2 महीना बाद कि स्क्रीनशॉट लिए थे। हम नहीं जानते हैं, 100 गोले स्क्रीनशॉट होगा तेरे मोबाइल में। पॉलिटी का एक नोट्स होना चाहिए, फटाफट बताते हैं हम। आगे बढ़े, मिटा देंगे हम फिर। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हटा के इसको ध्यान से रखिएगा। इस साइड में है आपका समाजवादी, बीच में गांधी जी हैं, इस साइड में उदारवादी। हम क्वेश्चन बोलते हैं फटाफट फटाफट, 1 सेकंड में जवाब। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत कहाँ आएगा? ग्राम पंचायत कहाँ आएगा? फटाफट फटाफट फटाफट, उदारवादी में आएगा। रे बकलोलवा, निकाल लेंगे कैमरों में से हाथ डाल के। गांधी जी बोले थे 40,
ग्राम पंचायत किसमें आएगा? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। शराब पर प्रतिबंध, गांधी जी के साथ साथ समाजवादी, गांधी जी के साथ साथ समाजवादी। अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति कौन सा? उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी। कृषि एवं पशुपालन, गांधी जी भी बोले थे, उदारवादी भी बोला था। और इससे समाज की भलाई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, समाज की भलाई भी हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। 42, 42, 42, समाज में महिलाओं का स्थान 42। ये कितने लोग बता सकते हैं फटाफट? ये पूछा हुआ यूपीएससी। जिस साल 2012 में सीसेट लगाया था ना, उस साल यही पूछा था। प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मतलब था जो उदारवादी है? तो ऑप्शन में क्या क्या था उदारवादी में? 39, ये तो समाजवादी है। 42 समाजवादी है। 43 ये भी एक तरह का कहिए तो समाजवादी, ये दोनों में आ जाते हैं सर। 44 ओनली और ओनली उदारवादी। क्यों? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता बना लिया। जो लोग नहीं बनाए इसमें लिखेंगे। वेरी गुड। लिबरल, उदारवादी तीनों, हाँ गुड। देखिए देखिए बाबू, ध्यान से समझेंगे आप लोग। आप लोग को जो टीचर डरवा देता है ना कि ये पीटी में आएगा, मेंस में आएगा, कुछ अलग नहीं होता है बउआ। जो चीजें हम बोल रहे हैं, इतना अगर आपको बोलने का ढंग आ गया, समझिए आप यूपीएससी मेंस के लिए रेडी हैं, पीसीएस मेंस के लिए रेडी हैं। वहां पर बस आपको बोलना आना चाहिए। लेकिन आप क्या जानते हैं? लिखना जानते हैं। हाँ, इतना लिख लिए, यही है। अब आप देखिएगा, अगर टीचर जो है ना आपको 10 लाइन पढ़ाया है ना, तो सोच रहा 10 घंटा बोल देगा। इतना चीजों को हम कितना बोले? इतना बोलने की क्षमता है, बस वही लिख दीजिए, मेंस हो जाएगा। और जितने लोगों को मेंस की तैयारी करनी है ना, कुछ करना ही नहीं है भैया। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, बीच में ऑडिटोरियल आता है जिसमें लेखक संपादकीय लिखता है, उसको पढ़ लीजिए, बंद कर दीजिए पेपर, अपने से लिखने की कला डालिए। 1 महीना लिखेगा तो लिखने का ढंग आ जाएगा कि कहाँ से शुरू किया जाता है, कहाँ खत्म किया जाता है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएस, यूपीएससी। प्रिंसरी, प्रिंसली मतलब क्या होता है? राज्य, सिविल सर्विस, मतलब राज्यों की सिविल सर्विस। इसमें राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान के पीसीएस को आरएस कहते हैं, यूपी के पीसीएस को यूपी पीसीएस, बिहार के पीसीएस को बीपीएससी। ये तो आईएएस बना देता है। अगर आप इसके यूपीएससी के कई एग्जाम होते हैं, सीडीएस वगैरह इसी में होता है, एनडीए वगैरह, उसके लिए एकदम जरूरी है भाई साहब, आप ध्यान से समझिएगा ये एग्जाम। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केस रिलेटेड टू डीपीएसपी। ये भी लिखा हुआ नहीं रहेगा आपके नोट में, इसको भी लिखना पड़ेगा। लेकिन पहले समझिए, डीपीएसपी, केस रिलेटेड टू डीपीएसपी। ये ठीक है ना? ये कलर ठीक है? इस पे किस कलर से लिखना था? ब्लैक से? दिख रहा है ब्लैक ठीक से? दिख रहा है ना? बहुत देखिए, कई लोग को कलर से हो रहा है। ये कलर अप कर दिया हमने, ब्लैक से लिख देते हैं इसमें। दरोगा पीटी का क्लास मंडे से, दरोगा पीटी का क्लास मंडे से बाबू, मंडे से। फंस गया, कोई दिक्कत नहीं बाबू, रिफंड हो जाता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 24 घंटा जब हो जाएगा तो वो रिफंड कर देगा, नहीं तो इधर से हम कर देंगे। रिफंड नहीं कर, अलाउ कर देते हैं हम इधर से। टेक्निकली चीज़ है ना बाबू, कभी कभी अटक जाता है। अब आप खुद सोचेंगे ना, कितने लड़के हैं सब गूगल से, हमारे गूगल मेरे साथ कुछ कुछ गड़बड़ी कर रहा है, बकलोल हो गया है। देखिए मेरे ऐप का टोटल 2,72,000 लड़के इस पर डाउनलोड किए हैं, जिसमें पढ़ाई करते हैं 2,42,000 लोग। लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30,000 लोग जो हैं वो ऐप पर पढ़ने नहीं आए हैं, खाली घूमने आए हैं। 2,42,000 लड़के पढ़े हैं, जबकि हमने पहले जो एडमिशन अलाउ किए थे केवल 2 लाख का। ये जो 72,000 एक्स्ट्रा आया है, गूगल को हम केवल फीस भेज दिए थे, उसको मेल नहीं किए थे कि हम सर्वर बढ़ा रहे हैं। गूगला घुसिया गया हमारे ऊपर। बताइए, इतना खतरनाक एक्शन लिया करा। हमारा प्ले स्टोर हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया हमारा। कोई बात नहीं, आप लोग है ना, अगर नहीं हटाएगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हटा वो फिर से वापस वहाँ पे ला देगा। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी पढ़ते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड। सबसे पहला आता है चंपकम दोराई राजन 1951। चंपकम
दोराई राजन, ये किससे लड़े थे? तो मद्रास से। मद्रास पहले भाई 1951 में चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, मद्रास हाई कोर्ट था, अब ना बदल गया। तो यहां ध्यान से समझो बाबू। चंपकम दोराई राजन मामला, ये यूपीएससी का एग्जाम होता है सीडीएस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 1951 का मामला है। चंपकम दोराई राजन मामला, ये बहुत बड़ा केस था। इसमें जो डीपीएसपी से रिलेटेड हम बस उसको बताते हैं। लास्ट जब पॉलिटी होगा ना तो आपको इंपॉर्टेंट 45 केस स्टडीज बता देंगे। आप टेंशन फ्री यही 45 पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। हम आपको गिन कर टोटल 82 अनुच्छेद बताएंगे, वही पढ़ लीजिएगा, उतने आएगा। लेकिन पहले लास्ट में बता देते हैं। देखिए हम आपको चपरासी से लेके यूपीएससी तक पहुंचा देंगे, आप बताइएगा किसमें आपको अच्छा लगता है। चंपकम दोराई राजन मामला वर्सेस मद्रास, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किससे मद्रास में हुआ था और ये कब पूछा था, ये आपको भ्रमित कर देगा कहां, बस ये याद रखेंगे। चंपकम दोराई राजन मामला, चंपकम दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो मूल अधिकार है, ध्यान से देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, हिंदी में लिख दे मूल अधिकार, अधिकार, ये क्या करते हैं? तो ये जो डीपीएसपी, नीति निदेशक है, डीपीएसपी समझते हैं ना, इतना बड़ा हिंदी हो जाएगा लिखेंगे तो। डीपीएसपी पर ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ, अधीनस्थ है, याद रखिएगा, अधीनस्थ है। मतलब कि डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देशक तत्व से ऊपर खड़ा है आपका मूल अधिकार। यानी जब भी टसल होगा तो ज्यादा वैल्यू किसको दिया जाएगा? मूल अधिकार को दिया जाएगा, सबऑर्डिनेट को। यूपी सबऑर्डिनेट की भर्ती आती है ना, अधीनस्थ बोलते हैं इसको। जैसे एक मैनेजर है, सपोज कीजिए कि कोई दरोगा है, और इसके नीचे कोई सिपाही है, सिपाही, तो दरोगा जो है ना इस सिपाही का सबऑर्डिनेट है, मतलब दरोगा के अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट ये सिपाही है। तो यही चंपकम दोराई राजन में बोला था कि मूल अधिकार का सबऑर्डिनेट है आपका डीपीएसपी। और ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? आप जिसको ग्रुप डी, खलासी, चपरासी का एग्जाम की तैयारी करनी है उनके लिए तो डीपीएसपी खत्म है, उतने पूछबे करेगा डीपीएसपी में, तो ये जरूरी है। बताइए, पहला चंपकम दोराई राजन में किसको ऊंचा दिया गया? मूल अधिकार को ऊंचा बताया गया या डीपीएसपी को? मूल अधिकार को। मूल अधिकार को क्या बता दिया गया? मूल अधिकार को कह दिया गया कि भैया ये क्या है? डीपीएसपी है। अब तो डीपीएसपी हो गया यहाँ पर। ये पहला केस स्टडी समझ में आ गया आप लोग को? फर्स्ट केस स्टडी में इसको क्या कहा गया? डीपीएसपी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वॉइस मिसमैच कैसे कर रहा है? चलिए अब आगे देखिए, चंपकम दोराई राजन के मामले के बाद आगे 1967 देख लेते हैं। अच्छा वीडियो रुक जा रहा है बहुत, थोड़ा सा नेट। दूसरा देखते हैं 1967 वाला। भैया ये गोलकनाथ, गोलकनाथ बहुत सुने होंगे लोग आप लोग। ये गोलकनाथ एक ऐसा केस था जिसमें 9 जज बैठे थे लोग। और ये गोलकनाथ कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब? ये वर्सेज वो मद्रास थे, ये वर्सेज पंजाब। ये 9 जजों की बेंच थी। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब में कह दिया गया कि देखिए भैया, ये मूल अधिकार जो है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है, बड़ा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री यानी पूरक। सप्लीमेंट्री का सिद्धांत दे दिया गया। क्या दे दिया गया? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। अब आप कहेंगे ससुराई पूरक कौन सी होता है? सप्लीमेंट्री। क्या क्या सप्लीमेंट्री है? तो आपका फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब आप कहेंगे ससुराई सप्लीमेंट्री कौन है? हम आपसे कहते हैं चाय बनाने के लिए चीनी का ज्यादा महत्व है चाय पत्ती का? चीनी का या चाय पत्ती का? तो अरे भैया, दूध वाला चाय बनाइएगा तब वो चाय पत्ती, और सादा चाय बनाइएगा तब वो चाय पत्ती, और दूध वाला में भी चीनी और सादा में भी चीनी। इसका मतलब चीनी और चाय पत्ती बिना चाय है ये नहीं है। जबकि अगर हम कहें किसके? चंपकम दोराई राजन के मामले में कि चीनी जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, यानी चीनी के सबऑर्डिनेट आ जाएगा चाय पत्ती, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो इसी में सुधार किया था सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य के मामले में। इस डेट वगैरह नहीं याद रखने की जरूरत है, बस गोलकनाथ में कहा था कि देखिए भैया, कोई बड़ा छोटा नहीं है। याद कीजिए
जब संविधान बनाया जा रहा था तब सलाहकार का नाम था BN राव। उन्होंने दो तरह के मूल अधिकार देने की बात की थी, एक जो तुरंत देना है जिसे भाग 3 में रख के मूल अधिकार बना दिया गया, और एक जो बाद में देना है जिसे हम लोग भाग 4 में रख के नीति निर्देशक तत्व बना दिए। तो उन्होंने यही कहा कि भैया दोनों एक के चीज हुआ है, दोनों एक दूसरे से अधूरे हैं, लेकिन दोनों में बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो किस केस में पूरक सिद्धांत यानी कौन सी बात आई थी, सप्लीमेंट्री, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में इसमें कहा गया था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है सब क्या है, सब वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, सब पूरक है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक आदमी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप अनुच्छेद 36 बता दिए, 35A तो बताया ही नहीं। वो जब 370 बताएंगे कश्मीर तब ना बताएंगे 35A, बीचवा में 35A का लिए घुसाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, आपको जितना हम बोल रहे हैं ना यही जीएस है। देखिए ध्यान से, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में हो गया, पूरक का सिद्धांत दे दिया गया, हो गया। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखते हैं। ये पूरक सिद्धांत हो गए। इसके बाद तीसरा सिद्धांत, इसको आपको लिखते रहना है, छोटा छोटा लिख लीजिएगा, फिर जाके टाइमिंग देख लेंगे, फिर अपने से नोट्स में लिखिएगा इसको। वहां पे अपने नोट्स में ये सब चीजें नहीं हैं। आगे बढ़ जाएं, फटाफट बताएंगे भाई। अरे बबुआ लोग, तू लोग को क्लास से ज़्यादा ना पेमेंट का चिंता रहता है। 48 घंटा हो गया सर, पैसा नहीं आया, तू लोग सोच जिंदगी भर पैसे के पीछे भागेगा लोग यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मान लो कि आपका 48 घंटे के बाद कल ही पेमेंट अलाउ होता है, तो जो हम क्लासवा किए रहेंगे तो बचा भी तो रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि चला जाएगा। मान के चलिए अभी कोई लड़का लाइव नहीं देखा, तो क्या लाइव के बाद देख लेगा तो उसको लॉस हो जाएगा? अरे भाई एक ही चीज हुआ था, भ्रम होता है आप लोग में। अब बताओ यार, इतना इंपॉर्टेंट केस स्टडी समझा रहे हैं, वो लिख मारा है सर मेरा मैप का फंस गया, मैप का फंस गया, ऐसा 150 रुपया उसका फसल है। आप बताओ यार, ये पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, 150 जरूरी है? मानते हैं पैसे की अहमियत है, लेकिन पढ़ लोगे ना यार तो ऐसा 150 करोड़ कमा लोगे। हमारे पास क्या है, शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग भी अजब काम करते हो गया भाई। आप खुद समझिए ना, जिस दिन आप हैंडल कीजिएगा ना 2-2 लाख लड़कों को, उस दिन समझ में आ जाएगा। 2-4% का फंस जाता है, मानते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्लास नहीं हो पाया, तो अगले दिन वही क्लास आपको अवेलेबल रहेगा, बशर्ते आप लाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आया था एक VM थॉमस का मामला। ये केरल में थे VM थॉमस। ये थॉमस साहब जो थे ना, VM थॉमस, हाँ अच्छा कोई सॉरी देखिए, कुछ लड़के नए आए हैं पॉलिटी में, उनको बता देते हैं कि डेमो जो क्लास है, ये डेमो क्लास में आपको आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक मिल जाएगा। आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक आप डेमो क्लास में देख सकते हैं। उसके बाद आके आपको जो रेगुलर क्लास है वो लाइव में देखेंगे, और नहीं तो जो अभी क्लास हो गया 1 घंटे बाद ये लाइव से उठ के चला जाएगा वॉल्यूम में आपके, ठीक है। तो जो नए लड़के हैं उनके लिए। अब हम लोग समझते हैं कौन सा मामला है भाई, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर आया था आपका 1976 में। डेटिंग वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थे आपके VM थॉमस साहब। थॉमस, अब थॉमस वगैरह नाम ही से लग रहा है केरला साइड में होंगे, केरल राज्य में। इसमें क्या बात हो गई भैया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। अरे देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया था जो DPSP है, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर DPSP और फंडामेंटल राइट जो थे ये एक दूसरे के पूरक थे, यानी दोनों में बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो इसमें कहा गया था कि जो बैलेंस है ना, बैलेंस इसे बना के रखना जरूरी है। अगर सरकार फंडामेंटल राइट का बैलेंस गड़बड़ करती है, यानी फंडामेंटल राइट में कुछ छेड़छाड़ ज्यादा कर देती है, या फिर आपका सरकार जो है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में जो यहाँ पर बैलेंस बनाया गया है, जो पूरक एक तरह से कह सकते हैं, तो बैलेंस भी होता है। आप बताइए ना, चाय में चीनी ज्यादा डाल देंगे तो भी गड़बड़, चाय पत्ती डाल देंगे तो भी गड़बड़। तो कहा गया है जो बैलेंस है, इस बैलेंस को कोर्ट भी मेंटेन कर सकती है। उल्टा सीधा अगर आप नीति निर्देशक तत्व तो बना देंगे या उल्टा सीधा फंडामेंटल राइट बना देंगे, तो फिर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। किसमें कर सकती है? VM थॉमस में कर सकती है, VM थॉमस में। समझ में आ गया क्या? अब आप सिंपल इसे याद रखेंगे ना, नीति निर्देशक तत्व में एक गोलकनाथ याद रख लीजिएगा, सबसे पहले चंपकम, गोलकनाथ, थॉमस, ये 3 हो गए सब। अब दूसरे एक और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, ये ग्रुप D वाले भी याद रखेंगे। इसमें क्या है, बैलेंस करने के लिए। देखिए आप समझिए, अगर आप 1 डे एग्जाम देते हैं तो कह देगा इनमें से कौन सा केस नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। गोलकनाथ रहेगा तो भी मारेंगे, चंपकम दोराई राजन वो भी मारेंगे, VM थॉमस भी मारेंगे, मिनर्मा मिल भी मारेंगे। समझ में आ गया कि ये भी मारेंगे, अशोक कुमार भी मारेंगे। लेकिन अगर आप UPSC में जाएंगे मेंस लिखने ना, तो कह देगा कि नीति निर्देशक तत्वों में अब तक हुए क्रमागत
प्रक्रम को लिखिए, यानी जितने केस हुए उनको लिखिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये इतना इतना बना लिए, फटाफट शॉर्टकट में लिखते चलिए, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। 1980 का मिनर्वा मिल सबसे जबरदस्त मुद्दा था। मिनर्वा मिल 1980 वाला, यहां कह रहा है कि बैलेंस जरूरी है, यहां कह रहा है कि बैलेंस अगर नहीं होगा तो हम बराबर कर देंगे। मिनर्वा मिल देखते हैं 1980। चौथा 1980 में हुआ मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल ये एक तो कपड़े की कंपनी थी मिनर्वा मिल, और ये कर्नाटक में थी। इंदिरा गांधी इसे हड़पने का प्लान बना ली थी, तो ये केस कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार पे केस कर दिया कि अब हमरा छीन कह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए बात समझिए, ये जो मिल था, इस मिल को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस मिल को सरकारी घोषित कर दिया, कहा कि आपकी संपत्ति नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हम इसे नीति निदेशक तत्व के तहत उसने कह दिया कि हम इसे अपने क्षेत्र में इसे ले लेते हैं। इन्होंने केस कर दिया। हालांकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मिनर्वा मिल में कई मामले थे, वो हम अलग से केस स्टडी जब पढ़ाएंगे ना, तो उस केस में कितने डिसीजन आए थे वो हम सब बताएंगे। उस केस में एक डिसीजन जो डीपीएसपी से रिलेटेड था, बस हम उसको यहाँ बताएंगे। तो इसमें कहा गया था कि जो डीपीएसपी और मूल अधिकार में जो बैलेंस है, इस बैलेंस को आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मतलब क्या है कि आप मूल अधिकार का नीति निदेशक तत्व का नाम लेकर आप मूल अधिकार में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं वहां पर। तो इसमें कहा गया मिनर्वा मिल का मामला, मिनर्वा मिल का जो मेन विवाद था वो नीति निदेशक तत्व से नहीं था, वो मेन विवाद था मूल अधिकार से। उसकी जमीन छीन ली गई थी, लेकिन उसमें यह भी बात बोला गया था कि आप मूल अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व है दोनों से रिलेटेड है। अगर आप मिनर्वा मिल की जमीन को हड़पेंगे, किसकी जमीन को? मिल की जमीन को हड़पेंगे, इसका मतलब आप चाय में से चीनी को निकालेंगे तो फिर चाय पत्ती का रेशियो बढ़ जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर गोलकनाथ में क्या बोला, यहाँ पर यहाँ देखिए ये है ना गोलकनाथ। गोलकनाथ में क्या बोला था? एक दूसरे के पूरक है, यानी अगर आप फंडामेंटल राइट में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चेंज कहां दिखने लगेगा? नीति निदेशक तत्व में। इसलिए मिनर्वा मिल में कह दिया कि आप भले किसी के मूल अधिकार में ऐसा चेंजिंग नहीं करिएगा कि उसके वजह से नीति निदेशक तत्व में चेंजिंग दिखने लगे। तो ये आपको थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा ऊपर से, एक्चुअली ये उसका टॉपिक ही नहीं है, बस आया है तो हम आपको यहाँ समझा दिए। आप ये समितियों को याद रखिएगा। इसमें कहा गया था कि आप बैलेंस को डिस्ट्रैक्ट यानी भटका नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये क्या कहा, इसमें जो शब्द थे कि मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन हमें इस मूल अधिकार का प्रयोग, इस मूल अधिकार में ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जिससे कि इसका असर हमें नीति निदेशक तत्वों पे पड़ने लगे। जैसे वहां नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि SC ST के लिए आरक्षण है, ठीक है। अब वहां इतना भयानक आरक्षण मत दीजिए कि यहां जाति के नाम पर समानता का अधिकार खत्म हो जाए। तो दोनों में क्या बना के रखना है? बैलेंस। अगर ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पांचवा जो केस हुआ था 2008 में हो गया था। पांचवा केस 2008 में हो गया। बफरिंग हो रहा है भाई, नेट प्रॉब्लम है इसीलिए बफरिंग हो रहा है। बैलेंस बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, बैलेंस बराबर होना चाहिए। वीडियो रुक जा रहा है ना आज बाबू, आप लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आज वीडियो वाले में रुक जा रहा होगा आपका। बारिश वजह से ना नेट थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका। अब अशोक कुमार ठाकुर का मामला देखिए भाई, 2008 का था। अशोक कुमार ठाकुर साहब, अशोक कुमार ठाकुर 2008 कौन है भैया? अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर, सोले वाला ठाकुर नहीं, ठाकुर वर्सेज किसमें था? यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार पे केस कर दिए थे। इस मामले में क्या कहा गया? देखिए इसमें दो बातें कहा गया जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मूल अधिकार है, और जो हमारे डीपीएसपी हैं, सब डीपीएसपी, ये कुछ हमें अलग अलग अधिकार देते हैं। कौन कौन से अलग अलग अधिकार देते हैं? तो जो हमारा मूल अधिकार है ये हमें सिविल अधिकार देता है और पॉलिटिकल अधिकार देता है।
सिविल अधिकार मतलब समाज में हम सब, सिविल मतलब समाज, सामाजिक अधिकार दे देता है और राजनीतिक अधिकार देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन? हमारा फंडामेंटल जो राइट है ये हमें इस तरह के अधिकार दे देता है, जबकि हमें सोशल सामाजिक बराबरी के बाद और इकोनॉमिकल बराबरी की बात कौन करता है? डीपीएसपी करता है। सोशल और इकोनॉमिकल बराबरी की बात कौन कर देता है? डीपीएसपी। ये किस में बात बोला गया? अशोक कुमार ठाकुर साहब के मामले में बोल दिया गया। ये समझ में आ गया? इसको आपको अपने से लिखना है फटाफट। इसी के साथ आपका डीपीएसपी खत्म हो जाता है। हो गया? छत्तीस से 51 के बीच का पीडीएफ नहीं है क्या? होगा, पीडीएफ होगा 36 से 51 के बीच में। नहीं होगा तो अपलोड करा दीजिएगा उसको। आगे बढ़ जाए, इसको छोटा कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब ज्यादा ही छोटा हो गया, अब तो दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग। हालांकि आ गए हैं सब इसमें पांचों। कौन कौन केस? चंपकम दोराई राजन गोलकनाथ, चंपकम दोराई राजन गोलकनाथ। इसमें फेमस तीन को याद रखिएगा। चंपकम दोराई राजन गोलकनाथ मिनरमा मिल, तीन गो फेमस। चंपकम दोराई राजन, चंपकम गोलकनाथ मिनरमा, चंपकम गोलकनाथ मिनरमा, ये तीन तो फेमस है सब। अब बाकी जो आपका थॉमस और अशोक कुमार ठाकुर ये फेमस नहीं है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीति निदेशक तत्व कंप्लीट आपके, ये नीति निदेशक तत्व हो गया कंप्लीट। अब आपसे हम इसके बाद, कल सैटरडे संडे है, कल 2 दिन खूब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग। मंडे के दिन आपको टेस्ट लिया जाएगा। इसका टेस्ट का पीडीएफ आपको इसमें भी डाल देंगे, और जहाँ जहाँ मतलब पीडीएफ रहता है वहाँ डाल देंगे टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल के हिसाब से। ये हम आपको टेस्ट जो लेंगे वो आर्टिकल 1 से लेंगे, 1 से लेकर 51 तक जो बोल दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग इसको लिखिएगा, ये उसमें नहीं दिया हुआ है, ये जरूरी है इसलिए हम आपसे लिखवा रहे हैं। चंपकम दोराई राजन में मूल अधिकार को बड़ा बता दिया गया। गोलकनाथ में एक दूसरे का पूरक बता के बैलेंस बना दिया गया। मिनरमा मिल में कहा गया कि आप बैलेंस को खराब नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं हम। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। केशवानंद भारती केस क्या होगा सर? केशवानंद भारती केस इसमें थोड़ी आएगा। केशवानंद भारती केस अब तक का सबसे बड़ा केस था। केशवानंद भारती साहब ना एक मठ चलाते थे, उनके मूल अधिकार से रिलेटेड था। उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। गोलकनाथ में 11 जज बैठे थे। सब चीज़ एक ही जगह नहीं ना पढ़ना है, जैसे जैसे आएगा हम पढ़ा देंगे। हालांकि ये बात अच्छी है कि आप जान रहे हैं इसको, ये आपकी अच्छी बात है, आप लोग को ये सब चीज़ें पता है। अब हम लोग आते हैं मूल अधिकार के बारे में, सॉरी मूल कर्तव्य के बारे में। क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। क्या चीज पढ़ाना है? फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ड्यूटीज। मूल या मौलिक, मूल या मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही चीज है। मूल या मौलिक कर्तव्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का दोनों एक ही चीज है। कहां से कैसे एक ही चीज है? देखिए, ये मौलिक कर्तव्य है क्या? जिस तरह से डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, सरकार का एक कर्तव्य है कि आप जनता के लिए कीजिए, आप जनता के लिए कीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ये मौलिक कर्तव्य जनता का एक कर्तव्य जो आप देश के लिए कीजिए, नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों एक ही जैसे चीजें हैं। देखिए, जो डीपीएसपी है ना आपका, डीपीएसपी, ये आपको क्या करता है? ये सरकार का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? सरकार का।
सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे काम को करे। और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ना, मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो भैया ये पब्लिक की ड्यूटी है, पब्लिक का ड्यूटी है। अब एक बात बताइए, अगर डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी कोई अच्छा से फॉलो नहीं कर रहा है, उसका जो कर्तव्य है, तो क्या आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ना ही कोई सजा दिला सकते हैं। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जो हमारा कर्तव्य है, आप उसके लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते और ना ही आपको कोई सजा दे सकता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको भाग 4 में रखा गया है और इसको भाग 4 के क में रखा गया है, दोनों को सटा के रख दिया गया है। वो सरकार की जिम्मेदारी, ये पब्लिक की जिम्मेदारी, दोनों निभाओ, दोनों नहीं निभाओ, क्या कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आगे बढ़े, चलिए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं यहाँ आपको गलत साबित हो जाएगा, ध्यान से समझिए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस देश ने सबसे पहले लाया था? सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने वाला देश था जापान। बट इंडिया का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसे लाया आर, जिसे आप लोग रूस कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपको ज्योग्राफी नक्शा में पढ़ाएंगे इस चीज को। सोवियत संघ इसे पुराना नाम। इसने अपने संविधान में मूल अधिकार को रखा, वो अमेरिका था। दुनिया का पहला देश जो अपने संविधान में मूल कर्तव्य को रखा, वो जापान था। लेकिन हम लोग जापान से लाए नहीं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मार के चलाया था रूस। गिन रहा था कि 80 को सही है, कहीं का 80 को सही है। इंडिया वाला जो मूल कर्तव्य है ना, वो कहाँ से आया है? रूस से आया है, समझा गया। अब इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? देखिए, जो मूल कर्तव्य है ना, इसे, ये हमारा जब मेन संविधान बना था, जब हमारी जो संविधान को बनाया गया था, तो इसमें हमारे मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया। बाद में किस समिति द्वारा जोड़ा गया? समिति, ध्यान से देखिएगा, समिति में सब मारेगा सब, सरदार स्वर्ण, अच्छा बात है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने क्या किया था? मूल अधिकार को जोड़ा था। संविधान में क्या किया? जोड़ दिया। कितने मूल अधिकार को जोड़ा? 10। लेकिन उसे कोई फॉलो ही नहीं करता था, मूल अधिकार को कोई फॉलो नहीं करता था। तो इसे लागू कराने के लिए बर्मा समिति बनाया गया। कौन सी समिति? बर्मा समिति। ये मूल अधिकार को क्या करता है? लागू करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकार को लागू करने वाली समिति बर्मा समिति। और अगर आप पीसीएस लेवल का एग्जाम देंगे ना, तो मार के चलाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे, लागू करने की बात कहेगा तो बर्मा समिति की हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की बात कहेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लागू करने के लिए बर्मा समिति थी। इतना तो बच्चा वाला चीज है, याद हो गया होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है, हमारा मन करे तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। हमारे लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश में इसे दंडनीय बताया था, लेकिन संविधान में ये अभी दंडनीय नहीं है। हम माने चाहे मत माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कहा गया है कि अगर संसद इसे जब चाहे दंडनीय बना सकती है, यानी पनिशेबल बना सकती है, बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लागू करने वाली समिति का नाम था, कौन सी कौन समिति भाई? बर्मा समिति। वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है बाबू। चलिए भाई, अब आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, वीडियो वगैरह में स्ट्रीमिंग रुक गया, वीडियोस नहीं जा पा रही है। आगे देखें सर, ब्लू पेन से लिखे हैं, किस पेन से लिखे? चलिए देखते हैं किस पेन से लिखे। आगे अब थोड़ा सा समझा देते हैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखिए, आप कमेंट नहीं देखेंगे, लो देखें। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था, जब हमारा संविधान बना था,
तो उस वक्त हमारे पास जो मूल कर्तव्य थे 0 थे, उसके बाद जोड़ा गया 10, उसके बाद जोड़ा गया 1, अभी के समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। इसे जोड़ा गया था हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976, और एक जो है इसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। अब यहीं से दो क्वेश्चन ध्यान समझिए। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था ही नहीं। इसे तो बाद में जोड़ा गया ना। कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा। किससे समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह। लागू करवाया गया बर्मा समिति। पहला देश जो था वो जापान था। किस देश से आया? यूएसएसआर यानी रूस से आया। अभी शिक्षा के अधिकार मतलब कर्तव्य बना दिया गया शिक्षा को कि बड़े गार्जियन की जिम्मेदारी होगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 86वां संशोधन में। अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, 1 से लेकर 11 तक के बारे में। मौलिक कर्तव्य क्या दंड दिया जाएगा? बताइए तो, आंसर दीजिए तो। अगर हम अपना मौलिक कर्तव्य नहीं मानेंगे तो क्या हमको दंड दिया जाएगा? सर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है? जहां तहां से पढ़ लीजिए, पॉलिटी हो गया, सीक्वेंस से पढ़िए पॉलिटिकल साइंस हो गया। अच्छा, बॉर्डर कट जा रहा है इसका, कोई बात नहीं, चलिए सॉरी, हम उधर लिख दिए थे ना बॉर्डर, अब उधर नहीं लिखेंगे, बॉर्डर कट जा रहा है। बॉर्डर नहीं कटेगा, चलिए, बॉर्डर कट जा रहा था। हाँ गुड, नहीं सजा नहीं दी जा सकती है। और हम कह दें आपको तो शायद, देखिए आप, चलिए गुड, वेरी गुड। अब यहीं समझिए कि कैसे आप लोग फेल होके आएंगे एग्जाम में। देखिए ध्यान से, अगर ग्रुप डी खलासी चपरासी सफाई कर्मी के एग्जाम में पूछेगा कि क्या हम अपना मौलिक कर्तव्य को नहीं मानेंगे तो सजा दिया जाएगा, तो आप धाए दे ऑप्शन बी मारेंगे, नहीं कोई सजा नहीं है। लेकिन 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें नहीं मानिएगा तो सजा दे दिया जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि इस पर सजा दीजिए, लेकिन सजा नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया है कि संसद अगर कानून बना देगी तो सजा दिया जाएगा। तो यूपीएससी वाला एग्जाम में, पीसीएस वाला एग्जाम में चाहे इंटरव्यू देने बैठिएगा ना, तो वहाँ अलगे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा सर, वो कहेगा सर कौन सा ऐसा मूल कर्तव्य जिसपे सजा दे दिया जाएगा? 4 ठो मूल कर्तव्य जिसपे सजा दिया जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले एक भी नहीं था, बाद में लाया गया। ये सब तो मिटा दे, बच्चे वाला चीज है ये चीज। अभी 11 ठो है। अब समझाते हैं सब आगे। देखिए, पहले हम मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं। इंग्लिश हिंदी, चलिए ये इंग्लिश है, मैं इंग्लिश लिखा है कि हिंदी है जी? हिंदी है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, पहला नंबर मूल कर्तव्य देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, इतना तो पता है कि संविधान का पालन करे। संविधान का आपका क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। उसके आदर्श, मतलब संविधान के आदर्श क्या है? आप तमीज से रहिएगा। संस्था, संविधान की संस्था क्या है? संसद भवन। जिस जिस संस्थाओं की चर्चा संविधान में है वो संविधानिक संस्था है। क्या ताजमहल की चर्चा संविधान में है? नहीं है। संसद भवन की चर्चा है 79 में, सुप्रीम कोर्ट 124 में है, हाई कोर्ट वो भी है 214 में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो भी है 33 में है, 233। आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जिस जिस चीज़ों की चर्चा है वो क्या है? राष्ट्र, वो क्या चीज़ है? आदर्श है, वो संविधान की संस्थाएं हैं, उसका इज्जत करना है। राष्ट्रीय ध्वज का इज्जत करना है, राष्ट्रीय गान का इज्जत करना है, ये सारी चीज़ों का इज्जत करना है। अब आप बताइए बबुआ, अगर हम इज्जत ना करेंगे तो कोई हमारा दिक्कत है? हम राष्ट्रीय गान है नहीं इज्जत करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। लेकिन एक विवाद हो गया। विवाद कब हुआ? तो ये विवाद हुआ केरला में। केरला में एक ईसाई थे जिनका नाम था इमामुअल। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम संस्कृत बोले या ना बोले, या शुद्ध हिंदी बोले या ना बोले, हम राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते हैं। तब वहाँ पे कोर्ट ने कहा, सुनिए ध्यान से, कि जब भी राष्ट्रीय गान गा रहे हों या राष्ट्रीय गीत, कई लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो वंदे मातरम, तो कहा गया कि ठीक है आप नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रीय गान भी नहीं गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब राष्ट्रीय गान चल रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे। और कोर्ट ने संसद को आदेश दिया कि इस पर आप एक सख्त कानून बनाइए। तो कोर्ट ने हमारा एक झंडा अधिनियम लाया कि अगर आप झंडे की बेइज्जती करते हैं या फिर आप राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, आप गाइए ना गाइए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय गान गा रहा हो तभी ना कि आप उसमें खैनी लगाइए, हमारा मूल कर्तव्य ना मानेंगे हम, यहाँ ठोक देगा आपको। तो मूल कर्तव्य तब तक ही दंडनीय नहीं है जब तक संसद ने कानून नहीं बनाया। तो पहले वाले पे संसद ने कानून बना दिया है। तो
मूल अधिकार संख्या 1 अब दंडनीय है, सब नहीं है, पहला दंडनीय है कि आपको संस्थाओं का पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट पे जाके थूक दीजिएगा इसे, कहोगे हमें मूल कर्तव्य था, हमें कोई चीज दिक्कत नहीं है, हम ड्यूटी नहीं कर, हम इज्जत नहीं करेंगे, अब ठोका जाइएगा बढ़िया से। तो 1 नंबर क्या है कि संविधान के हिसाब से चलिए, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा, इस सब का इज्जत कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का इज्जत कीजिए, फ्लैग जो है, एंथम है, इस सब का क्या करना है, आपको रेस्पेक्ट करते रहना है। और अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठोकाएंगे बढ़िया से, क्योंकि संसद ने इस पर कानून बना दिया है। मुकदमा कहाँ हुआ था, तो इमामुअल थे, इमामुअल वर्सेज केरल, इसमें केरला स्टेट में बोल दिया गया था, ठीक है। दूसरा जो मूल अधिकार है आपका, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। अब हमारी जो लड़ाई में जो हमारे आदर्श थे उनका पालन कीजिए। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब जो आदर्श, उच्च आदर्श जो हैं, इन्हें आप अपने दिल में बैठाए रहिए। और ये क्यों कह रहा है दिल में बैठाए रहिए, कि जब कोई नेता आपसे आपका शोषण करे तो उस वक्त भी आप कहिए कि हम भगत सिंह को नहीं भूले हैं, इंकलाब जिंदाबाद, हमें हमारा अधिकार मिल के रहेगा। इसको आप माने ना माने, इसके लिए आपको कोई कोर्ट नियम कानून नहीं बना है, लेकिन आपको कहता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहे थे, जब हम गुलाम थे, तो जो जो सोच वो लोग रखे थे उस सोच का पालन आप लोग को भी करना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आवाज क्लियर जा रही है ना। सोच का भी पालन करना है, उसके आदर्श को अपने सजो के रखना है। इसको रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्या कह रहा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करते रहना है। तो ये आपको एकता अखंडता की रक्षा कैसे करना है भैया, तो आप भारत को अब ऐसे नहीं कहिएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अरे कौन सी टुकड़े हो गए, तो भारत का टुकड़ा कर सकता है। अंग्रेज 200 साल रह के चल गए, सो कुछ नहीं हुआ, बाबर झाबर चल गया सब यहाँ से, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, अरे भैया इतने लोगों ने इस देश पे अत्याचार किया है कि अगर कोई छोट मोट देश वाला रहता तो बर्बाद हो गया रहता, लेकिन हमारी संस्कृति को कोई नहीं मिटा सकता है। तो आपको अपनी देश की एकता, अखंडता और की रक्षा करना है। आप रक्षा नहीं भी करते हैं तो आप पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए बात समझिए, देश की रक्षा करना है। मान लीजिए चाइना ने हमला कर दिया बॉर्डर पे, तो आपका कर्तव्य है कि आप भी जाइए वहां लड़िए, लेकिन आप नहीं लड़ने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि आपने उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिया हथियार चलाने का, वहां जाके लाठी डंडा थोड़े भाजेंगे वो लोग। तो ये एकता और अखंडता को बना के रखना है। एकता मतलब होता है इंटीग्रिटी, अखंडता सोवर्निटी उसकी जो है टूटने नहीं देना है। चौथा क्या है, देश की रक्षा करना। हाँ सही बात है, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे देश की रक्षा करेंगे। आप डॉक्टर हैं, कोरोना से बचा रहे हैं, देश की रक्षा है। पुलिस है, क्राइम से लोगों को बचा रहे हैं, वो भी देश की रक्षा है। आप अगर मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, क्लास यहाँ कर रहे हैं, तो गांव में किसी गरीब को पढ़ा दीजिए, वो भी एक तरह का देश के लिए ही है। 5 नंबर देखिए, भारत के सभी लोगों में समता तथा समानता की भातृत्व रखना, मतलब भाईचारे की बात रखना है। मूल अधिकार आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बता देंगे क्वेश्चन कहाँ से आता है। सब में आपको क्या रखना है, भाई भतीजावाद रखना है, मतलब भाईचारे की बात रखनी है, सब लोग एक जैसे हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब हमारी अपनी संस्कृति बचा के रखनी है। आप देखिए हमारी संस्कृति तो पहले से जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसके छेड़छाड़ नहीं करना है, आप अपनी संस्कृति के हिसाब से चलते रहेंगे। अब ये ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। 7वां नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसका संवर्धन करना। तो हमारी जिम्मेदारी है प्रकृति की रक्षा करना। नहीं रक्षा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे प्रकृति गड़बड़ होने लगी। अब प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो संसद ने कानून बना दिया यहाँ पर। कौन कौन सा कानून, वन संरक्षण। अब आप पेड़ नहीं काट सकते हैं चंदन का, आप काट देंगे, कहेंगे हम रक्षा नहीं करेंगे, तब क्या दिक्कत है। तो पहला और 7वां, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया है। अब अगर नहीं मानिएगा तो पिटा जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। ये किस में बोला गया, तो देखिए पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसके संवर्धन करना, और इसी के लिए वन्य जीव की रक्षा करने के लिए भी कानून बना दिया गया। ये मेहता केस में मामला आया था, मेहता एक मुकदमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के में, मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसी में ये कहा गया था कि वन को नहीं काट सकते हैं, इसलिए आप देखते हैं वन विभाग आता है, लकड़ी वगैरह चोरी नहीं कर सकते हैं। तो मूल अधिकार में जो पहला मूल अधिकार है, यानी नेशनल फ्लैग के मैटर पे, वो दंडनीय बना दिया गया।
और सातवां जो मूल अधिकार है इसे क्या कर दिया गया है, ये भी आपका क्या है, दंडनीय बना दिया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो अभी आज के लिए बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि पूरा अभी बता देंगे तो दिमाग से उतर जाएगा आपका। अभी बस आपको एक काम कीजिए, आज 5 तक दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। पहला, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का सम्मान करना है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला है। तीसरा, एकता अखंडता। चौथा, रक्षा, ये आपका भारत के सभी लोगों में क्या करना है, भारतीयत्व की भावना रखना है, रक्षा वगैरह, यहाँ तक में। अब इसको ना हम आपको मंडे के क्लास में बता देंगे। जब तक सैटरडे संडे आपको पूरा रिवाइज करके रखना है, मंडे के लिए रेडी रहना है। जिनका पीडीएफ की समस्या, हम अभी पीडीएफ की समस्या देख लेंगे। आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, इसलिए बफरिंग कर रहा होगा। क्या हो गया? अच्छा, नेट वाला प्रॉब्लम। नेट बारिश की वजह से नेटवर्क का केबल डूब गया, वो हमारा केबल तो है नहीं वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा समस्या हो गया। जिनका पेमेंट वगैरह फंसा रहता है वो स्क्रीनशॉट लेके और 24 घंटे के बाद ही भेजेंगे, उससे पहले नहीं भेजेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज मैप का क्लास स्टार्ट कर देंगे 1 बजे से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, नहीं हो पाएगा, मैप का क्लास नहीं हो पाएगा, नेट एकदम प्रॉब्लम में है। कंफर्म? अरे थोड़ा बहुत चला दें। तो यूट्यूब पे डाल दे क्या मैप का क्लास? सुनिए ध्यान से आप सब लोग, मैप का जो क्लास है ना, नेट बड़ा धीमा चल रहा है, इसलिए लाइव चलने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो मैप का क्लास आज हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। आपका क्लास नहीं रुकेगा। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है, 12 बज गया। तो हम आपको 2 बजे यूट्यूब पे डाल देंगे। आप एक काम कीजिएगा ना, मैप का आज फर्स्ट क्लास आप यूट्यूब पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बफरिंग करेगा ना तो दिक्कत होगा। वहाँ रिकॉर्ड करके एक ही बार डाल देंगे, बफरिंग नहीं करेगा। समस्या समझिए, नेट का प्रॉब्लम एकदम दिमाग खराब कर दिया, नेट आज बहुत धीमा चल रहा है। तो नेट का क्लास जो है, ये मैप का क्लास जो है ना, आज फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। चलिए, उसमें बफरिंग नहीं करेगा। मैप का क्लास यूट्यूब पर, याद रखेंगे लोग, यहाँ लिख देते हैं मैप एटलस ग्लोब। ये किस पे चलेगा? यूट्यूब। समझ में आ गया? आपका क्लास नहीं रुकना चाहिए बस। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।